हमारे लिए ये कितनी खुशी की बात है कि आज हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और पुत्र प्राप्ति के अवसर पर आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। महारानी, तुमने आज हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता दी है क्योंकि आज पुत्र का जन्म होते ही मुझे एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। इस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी का जन्म देना मेरा कर्तव्य था, वो मैंने पूरा कर दिया। आपकी बड़ी रानी से भले ही आपको कोई पुत्र प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं महारानी। फिलहाल तो मैं इसके नाम के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि उसका नाम क्या रखा जाए। बहुत अच्छा विचार है महाराज। आप इस शिशु के भाग्य के बारे में गुरुजी से जरूर पूछे कि ये किस तरह का राज करेगा, इसका भविष्य कैसा होगा। हाँ महारानी, मैं कल ही जाऊंगा। राजा की बड़ी रानी को अब तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए उसके मन में ईर्ष्या थी। बताओ, छोटी रानी ने तो पुत्र को जन्म दे दिया, अब वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन मैं तो किसी संतान को जन्म नहीं दे पाई और ना ही अब दे पाऊंगी क्योंकि मेरा आयु इतनी ज्यादा हो गई है। गुरुजी प्रणाम। काफी समय हो गए आपके दर्शन किए हुए। काफी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। कहो, कैसे आना हुआ? गुरुजी, कल मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो एक लड़का है और मैं चाहता हूं कि आप उसका नामकरण करें और साथ में ये भी बताएं कि उसका भाग्य कैसा होगा। राजन, आपको पुत्र प्राप्त हुआ, ये तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। एक राजा को उत्तराधिकारी और एक पिता को अपना पुत्र प्राप्त हो गया है। तुम्हारे पुत्र का तेज सूर्य के समान होगा और उसका पूरे विश्व में गुणगान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसका नाम सूर्यकांत रखो। हाँ गुरुजी, आप एकदम ठीक कहते हैं, मैं ऐसा ही करूंगा। सूर्यकांत नाम बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मैं इस पुत्र का नाम सूर्यकांत ही रखूंगा। इसके बाद राजा अपने महल आ जाते हैं और छोटी रानी से कहते हैं, महारानी, हम गुरुजी से मिलकर आ गए हैं और गुरुजी ने बताया है कि हमारे पुत्र का नाम सूर्यकांत होगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, इसका नाम सूर्यकांत ही रखते हैं। कुछ वर्ष बीत जाते हैं और सूर्यकांत अब बड़ा हो चुका था। पिताजी, आप तो तीर कमान चलाना भी जानते हैं और मुझे भी तीर कमान चलाने का बहुत मन है। मैं भी तीर कमान चलाना चाहता हूँ, पर मुझे तो तीर कमान चलाना आता भी नहीं। समय के साथ सूर्यकांत अस्त्र शस्त्र सब कुछ सीखता है और कुछ वर्ष बाद वो राजकुमार युवा अवस्था में आ जाता है। बताओ, मेरा एक भी संतान नहीं है। छोटी रानी को संतान हुई, पर वो लड़का देखो, अब तो युवा को आ गया है। अब तो ये जरूर ही राजा का राज अधिकारी बन जाएगा और उत्तराधिकारी प्राप्त कर लेगा। उत्तराधिकारी पद पाकर राजा तो मुझे भूल ही जाएंगे। मैं तो एक दासी की तरह ही रहूंगी। पर इस राजकुमार का क्या करना है, ये मुझे समझ नहीं आता है। कुछ दिन बाद
राजा के मंत्री राजा के पास आते हैं। महाराज, आपका पुत्र तो अब युवावस्था को आ गया है, इसलिए आपको इसके लिए एक सुंदर कन्या से विवाह भी करना चाहिए, क्योंकि सुंदर कन्या से विवाह होगा तभी इस राज्य के लिए गौरव की बात होगी। जैसे आपने अपने उत्तराधिकारी पद को इसे दिया है, उसी प्रकार से ये राजकुमार भी आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी हैं। इसके लिए इन्हें विवाह करना पड़ेगा, और जब ये विवाह करेंगे तभी इस राज्य का वैभव बढ़ सकता है। एकदम सही कहा मंत्री जी, आप जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, लेकिन अपने पुत्र का विवाह मैं किससे करूं, यह मुझे समझ नहीं आता। चिंता मत करिए महाराज, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अच्छे कुल के हैं और जिनकी बेटियां सुंदर, सुशील और संस्कारी हैं। मेरी नजर में राजकुमार के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। आप कहें तो बताऊं? हाँ जरूर, बताइए कौन सा रिश्ता है आपकी नजर में जिससे मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं। तो महाराज, मेरी नजर में एक ही सेठ है जिसकी पुत्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है और संस्कारी भी है। ठीक है, तो फिर बात आगे बढ़ाइए, विचार करते हैं। ठीक है? ठीक है महाराज। इसके बाद मंत्री सेठ के घर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, महाराज ने आपकी पुत्री का हाथ मांगा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या? मैं तो महाराज के लिए अपनी पुत्री देने को तैयार हूं, लेकिन क्या महाराज तैयार हैं? हाँ, महाराज को इस रिश्ते में रुचि है। कुछ दिन बाद सूर्यकांत का विवाह उस सेठ की बेटी से तय हो जाती है। जब ये बात बड़ी रानी को पता चला कि सूर्यकांत का विवाह होने वाला है, उसका मन जल उठा। अरे, अब तो इसका विवाह भी होने जा रहा है, अब मैं क्या करूं? पहले रानी ने पुत्र को जन्म दिया और अब उसकी शादी होने वाली है। अब एक और रानी आएगी और वो भी मेरा इज्जत नहीं करेगी। मुझे वो सौतेली सास से ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। मुझे इस शादी में विघ्न डालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बड़ी रानी ऐसा सोचती है और वो अपने दासों को बुलाती है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना। और फिर बड़ी रानी उन सब दासों के कान में कुछ कहती है। ठीक है बड़ी रानी, हम समझ गए क्या करना है। भाग्य दिखा लो सेठ जी, अपना भाग्य दिखा लो। ये हमारे गुरुजी हैं और इनका कहा हुआ कभी नहीं मिटता है। भाग्य दिखा लो, अपना भाग्य दिखा लो। सेठ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपना भाग्य दिखाने के लिए आता है। अरे भाइयों, कौन भविष्य देख लेता है? तो बताओ मेरा भविष्य क्या होगा? तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम्हारे संग कुछ छल हो रहा है। अरे, मेरे संग छल हो रहा है? पर कैसे? क्या तुम्हारी कोई पुत्री है और उस पुत्री का विवाह होने वाला है? हाँ, मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह भी होने वाला है। तो जिससे विवाह होने वाला है वो लड़का तो एक पागल है,
मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि तुम्हारे भाग्य को देखकर लगता है कि तुम्हारे संग धोखा हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों जरूर झूठ बोल रहे हो। अरे मुझे मूर्ख मत बनाओ, निकल जाओ यहां से, अब निकलो। ये कहते हुए वो झूठ मूठ के भविष्य देखने वाले वहां से चले आते हैं। और फिर राजा के पास जाते हैं। भाग्य दिखा लो, अपना भाग्य दिखा लो। अरे भाग्य बताओ तो, मेरा भाग्य क्या होगा? महाराज, आपके भाग्य को देखकर तो लगता है कि आपके यहाँ पर एक बहू आने वाली है, और वो लड़की एक चरित्रहीन लड़की है। क्या आपके लड़के का कुछ दिनों में विवाह होने वाला है? हाँ, विवाह तो होने वाला है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि चरित्रहीन लड़की आने वाली है? चरित्रहीन बहू कैसे आ सकती है? अरे लेकिन आपके भाग्य में तो यही लिखा है। मैं ये नहीं मानता हूं, तुम दोनों जरूर झूठ बोल रहे हो। अब जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ मेरे सामने से, नहीं तो तुम दोनों को पकड़कर कारागृह में डलवा दूंगा। जब राजा के कान में ये खबर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं, अगर इन दोनों की बात सच निकली और सच में कोई चरित्रहीन लड़की इस राज्य की बहू बन के आ गई, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी, जैसा जैसा आपको कहा था वैसा हमने कर दिया। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब आगे जो करना है वो मुझे करना है। अब तुम लोग जा सकते हो। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब युवराज का विवाह होने वाला होता है। विवाह के अवसर पर सभी लोग आए हुए थे और राजा इंदुमती को देखकर सोचने लगे, देखने में तो लड़की बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन इसका चरित्र कैसा है ये मैं कैसे पता लगाऊं? राजा यही सब सोच रहा था कि इधर से सेठ भी कहते हैं, मैं अपनी पुत्री का इस लड़के से विवाह नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का सही नहीं है। अरे समधी जी, आप ये कैसी बातें, मतलब आज आपकी पुत्री की मेरे बेटे से शादी होने वाली है और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा ठीक नहीं है? ये क्या बात है? अरे महाराज, माफ करिए, माफ करिए, मुझे थोड़ा वहम हो गया है। मुझे बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वहम निकाल दीजिए सेठ जी, मेरे लड़के में कोई भी दोष नहीं है। मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। पिताजी, अब जरा सी भी चिंता ना कीजिए। मैं तो इन्हें अपने मन मंदिर में बसा चुकी हूँ। अब यही मेरे पति है। अब पास में खड़ी हुई बड़ी रानी सोचने लगी, अरे मेरा काम तो होते होते रह गया। अब मैं क्या करूं? अभी मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। सभी लोग रुक जाओ, बहुत रात हो गई है। सब लोग थक गए होंगे, है ना? बहुत रात हो गई है। हम सब अभी थोड़ा विश्राम करेंगे और सुबह अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे। राजा की बात सुन के सभी उस वन में ठहर जाते हैं। सूर्यकांत और इंदुमती भी उसी वन में रुक जाते हैं।
इंदुमती सोचने लगती है, अरे ये कैसे भूल हो गई मुझसे। मैं तो अपने पति के लिए उपहार लाना भूल ही गई। ये सोचते सोचते इंदुमती सो जाती है और फिर रात को उसे एक सपना आता है। इंदुमती, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी उठो और एक व्यक्ति जो तुम्हारा राह देख रहा है उसके पास जाओ और वो जो वस्तु तुम्हें दे उसे ले लेना। यह सुनकर इंदुमती उठती है और रास्ते की ओर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे बड़ी रानी भी जाने लगती है। आखिर इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? अरे ये तो किसी पुरुष से मिलने जा रही है। यही मौका है इस लड़की को ठिकाने लगाने का। और फिर बड़ी रानी राजा के पास जाती है। महाराज जरा यहाँ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। राजा बड़ी रानी के साथ वहां जाता है। महाराज वो देखिए, आपकी बहू किसी पुरुष के साथ बात कर रही है। मैंने पहले ही कहा था यह चरित्रहीन है। अरे ये लड़की इस पुरुष से क्यों बात कर रही है? असल में इंदुमती उस व्यक्ति से पुष्प ले रही थी ताकि अपने पति को भेंट कर सके। भैया, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे ये फूल दे दिए। अब मैं ये उपहार के रूप में अपने पति को दे सकूंगी। बारात राजमहल पहुंच जाता है और राजकुमार सूर्यकांत अपनी पत्नी इंदुमती से कहता है, इंदुमती, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाई? जी, मैं आपके लिए ये सुंदर फूल लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सूर्यकांत और उसकी नई नवेली दुल्हन का प्यार धीरे धीरे और गहरा होते जा रहा था, लेकिन बड़ी रानी एक के बाद एक चालें चलने में लगी हुई थी। उसका एक ही मकसद था कि इस नई नवेली दुल्हन को राजा के सामने बुरा साबित करना। राजा के मन में जो आग मैंने डाली है, अब उसमें घी डालने का समय आ गया है। बड़ी रानी राजा के पास जाती है। महाराज, आपने देखा ही था कि आपकी बहू उस दिन एक पराये पुरुष के साथ बात कर रही थी। अब आपने आखिर क्या सोचा इसके बारे में? लेकिन महारानी, ये हमारा वहम भी तो हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी और काम से उस पुरुष के पास गई हो। जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। ये राजा तो मेरा कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लगता है मुझे फिर से कोई षड्यंत्र रचना होगा। और फिर बड़ी रानी इंदुमती के पास जाती है। इंदुमती, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। हाँ माँ, बताइए क्या करना है। बेटा, तुम जरा हमारे बगीचे में जाओ और कुछ फूल तोड़ कर लाओ। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ फूल तोड़कर। इंदुमती उस बगीचे में जाती है। वहाँ और दो व्यक्ति बैठे हुए थे। इंदुमती उन लोगों से कुछ बात करने लगती है, तभी राजा उसे देख लेता है। अरे ये तो मेरी बहू इंदुमती है। अब भला ये किससे बात कर रही है? राजा अकेले बैठ के ये सोच रहा होता है कि वो किसे अपने बहू बना के घर में ले आया है और वो लड़की उनके कुल का सत्यानाश कर देगी। राजा इंदुमती को बुलाता है। इंदुमती, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने राज्य से निकालता हूं। तुमने नाक में दम कर रखा है
तुम चरित्रहीन हो, मेरे कुल का नाम मिट्टी में मिला दोगी। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मैंने क्या किया है? तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है इंदुमती। तुम पराये पुरुषों से बात करती हो। पर महाराज, मैं तो वहां सिर्फ फूल लेने के लिए गई थी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी इसी वक्त ये राज्य छोड़कर चली जाओ। बात खत्म। इंदुमती उस राज्य से निकल जाती है। हे भगवान, ये अनर्थ मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं अपने पति से बिछड़ गई। सूर्यकांत अपनी पत्नी को यहाँ वहाँ खोजता है। पिताजी, इंदुमती कहाँ गई? उसको मैंने निकाल दिया। अरे पर क्यों? तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन थी, पराये पुरुषों से यह बात किया करती थी। अरे पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? आप एक बहुत ही बड़े भ्रम के शिकार हो गए हैं। तभी वहाँ बड़ी रानी पहुंच जाती है। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं सूर्यकांत। वो लड़की इंदुमती एक बहुत ही चरित्रहीन लड़की थी। आप चुप रहिए, मुझे सब पता है। ये सब आपका ही षड्यंत्र है। आपकी ही वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? महारानी का कौन सा षड्यंत्र? सूर्यकांत उस दासों को बुलाता है जो साधु का वेश बनाकर सेठ के पास गई थी। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस वहम की नींव डाली। पहले इन्होंने सेठ के पास जाकर बोला कि लड़का पागल है, और फिर आपके पास आकर बोला कि लड़की चरित्रहीन है। अबे माफ कर दीजिए महाराज, बड़ी रानी के कहने पर हमने ही ये सब किया था। पिताजी, और भी न जाने कितने लोगों का उपयोग करते इन्होंने आपको मन में ये बात डलवाई कि इंदुमती चरित्रहीन है, और आपने इनकी बातों में आकर उसको राज्य से निकाल भी दिया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महारानी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपने ही परिवार की सुख शांति छीन ली आपने। क्या कहूं मैं। इसके बाद राजा इंदुमती को वापस बुला लाता है और ऐसे साजिश रचने के लिए बड़ी रानी को महल से बाहर निकलने की सजा दे देते हैं।